कहानी एक कस्बे से शुरू होती है। इसमें हम सबसे पहले सैंडी और इसके हस्बैंड हैरी से मिलते हैं। हैरी जब भी सैंडी से प्यार करने की कोशिश करता है तो वो काम का बहाना बनाकर इसे रोक देती है। सैंडी को सुबह सुबह काफ़ी काम होता था। इसको अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के लिए नाश्ता भी तैयार करना पड़ता था। वो हर रोज़ सबसे पहले अपनी बेटी का नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सैंडी ने अपनी बेटी को कमरे में कैद कर रखा था। अब मिलते हैं सैंडी की बेटी ईवा से। ईवा बेहद खूबसूरत लड़की थी और इसे बार में नाचने का बहुत शौक था। इसकी यही आदत सैंडी को अच्छी नहीं लगती और इसी वजह से इसने ईवा को कमरे में कैद कर रखा था। आज भी सैंडी जब इसे नाश्ता देने आती है तो इन दोनों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है। ईवा अपनी माँ से कह रही थी कि तुम मुझे कैद करके नहीं रख सकती, ये सरासर गलत है। लेकिन सैंडी इसे समझाने की कोशिश करते हुए कहती है कि तुम जब बार में नाचती हो ये सरासर गलत है। बातों का शोर सुनकर हैरी भी ईवा के कमरे में आ गया था। वो हमेशा की तरह अपने बेटी को समझाते हुए कहता है, तुम्हारे नाचने की वजह से सभी हमारा मजाक उड़ाते हैं। मगर काफ़ी समझाने पर भी जब ईवा अपनी गलती नहीं मानती तो सैंडी गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हैरी भी बाहर आकर कमरे को लॉक कर देता है। इसी दौरान एक आदमी सैंडी के पास आकर कहता है कि मैं आपकी बेटी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन सैंडी इसे अपनी बेटी से दूर रहने की सलाह देती है। सैंडी का मन इतना ख़राब हो चुका था कि वो हैरी को छोड़कर अकेली ही काम पर चली जाती है। अब बात करते हैं इस कस्बे की जहां सैंडी अपने घर वालों के साथ रह रही थी। कस्बे के लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड थे। एक किस्म के लोग वो थे जो जिस्म की प्यास बुझाने के लिए कुछ भी कर सकते थे और इनके ग्रुप का नाम परमैंक्स था। सैंडी की बेटी ईवा और इसके फैन इसी ग्रुप में थे। दूसरे ग्रुप में वो लोग थे जो जिस्म की प्यास की जगह मन की शांति को आगे रखते थे। इनके ग्रुप का नाम न्यूट्रस था। सैंडी और इसका हस्बैंड इसी ग्रुप में थे। इसी दौरान काम पर जा रही सैंडी की गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है, जिस वजह से रोड पर रश लग जाता है। वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों को समझाने लगती है तो लोग इसका और इसकी गाड़ी का मजाक उड़ाते हैं। इसी दौरान सैंडी के पास से एक गाड़ी गुजरती है जिस पर रखा हुआ सामान सैंडी के सर पर लगता है, जिससे सैंडी बेसूध सी हो गई थी। इस चोट से सैंडी के दिमाग पर गहरा असर पड़ता है और वो जैसे ही खुद को संभालती है तो इस गाड़ी का ड्राइवर इससे आकर कहता है, माफ़ करना मैम, मेरा नाम रे है। और वो जैसे ही उसे उठाकर गाड़ी में बिठाता है तो वो कहती है कि मेरा पूरा जिस्म तप रहा है। तो रे इसे कहता है कि चोट की वजह से तुम्हारे जिस्म की भूख जाग उठी है। ये बात सुनकर सैंडी को बहुत अजीब लगता है तो रे इसे अपना कार्ड देकर कहता है कि तुम जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। इसके बाद रे और इसके असिस्टेंट सैंडी की गाड़ी ठीक करके वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल इस चोट की वजह से सचमुच सैंडी की जिस्मानी भूख जाग उठी थी और इसका दिल बार बार अपने हस्बैंड को याद कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने स्टोर तक पहुंच जाती है जहां वो काम करती थी। ये स्टोर सैंडी की सास जीन का था। हैरी और सैंडी इसी स्टोर में काम करते थे। जीन न्यूट्रस ग्रुप की लीडर थी और वो लोगों को समझाती थी कि जिस्म की भूख की जगह मन की शांति ज़रूरी है और वो लोगों को बार बार समझाती थी कि हमें गंदे काम छोड़कर मन को साफ रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद हैरी भी स्टोर में पहुंच गया था और वो आते ही अपने काम पर लग जाता है। वैसे चोट लगने से सैंडी काफ़ी बदल गई थी और हैरी ने भी इसके इरादे समझ लिए थे। अब वो दोनों जीन से बहाना बनाकर अपने घर को चले गए थे ताकि वो घर जाकर ढेर सारा प्यार कर सके। कुछ देर बाद जैसे ही रात होती है तो सैंडी चोरी छुपे अपने घर से निकलती है। सर पर लगी चोट की वजह से इसके जिस्म की भूख इतनी बढ़ गई थी कि वो इसे पुरस्कून करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। आज वो सीधा रे के गिराज में आई थी और फिर इससे डरती डरती कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इसे डरी देखकर रे कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसी चोट तुम्हारे सर पर लगी थी वैसी ही चोट मेरे भी सर पर लगी थी। जिसके बाद गिराज में मौजूद मोली कहती है, वैसी ही चोट हम सब के सर पर लगी थी जिसकी वजह से हमारे जिस्म की भूख बढ़ गई। हालांकि सुनने में तुम्हें ये अजीब लगेगा लेकिन हमारे कस्बे में जिसके भी सर पर चोट लगती है इसका जिस्म भूखा हो जाता है। इसके बाद रे सैंडी को और भी लोगों से मिलवाता है जिनके सर पर चोट लगी थी और वो सभी इसके गिराज में थे।
कुछ लोग की सच्चाई जानकर सैंडी बहुत हैरान होती है क्योंकि वो इन्हें बहुत शरीफ समझती थी। इसी दौरान रे इसे बताता है कि वो सभी परमेंट्स ग्रुप के लोग हैं और हमारे लिए जिस्म की भूख ही सब कुछ है। मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और ग्रुप के लोगों की हमेशा मदद करता हूँ। इसके बाद सैंडी की बेटी ईवा का फैन सैंडी से कहता है, तुम्हारी बेटी ईवा हमारे ग्रुप की जान है क्योंकि इसमें बहुत जान है और इसकी वजह से वो पूरे कस्बे में बदनाम है। जाओ जाके पहले इसे आज़ाद करो, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। इसकी बात सुन के एक बार तो सैंडी बहुत हैरान होती है, लेकिन तभी रे इस पे अपना ऐसा जादू करता है कि वो खुशी खुशी अपनी बेटी को आज़ाद करने के लिए मान जाती है। कुछ देर बाद ईवा अपने कमरे में आराम कर रही थी और तभी इसके पास सैंडी आकर कहती है, आज से तुम आज़ाद हो ईवा, तुम जैसी चाहो वैसी ज़िंदगी जी सकती हो। इसकी बात सुनकर ईवा खुशी के मारे नाचने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को बताने लगती हैं कि कैसे इनके सर पर चोट लगी थी। इसके बाद वो दोनों फैसला करती है कि वो ज़िंदगी के मज़े साथ साथ लूटेंगी। थोड़ी ही देर में सैंडी और ईवा बार में पहुंच जाते हैं, जहां ईवा के फैन इसको देखकर खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। ईवा यहां आकर सभी के सामने नाचने लगती है और नाचते नाचते अपने कपड़े भी उतार देती है। इसी बीच जीन भी वहां पहुंच गई थी। फिर इसने सैंडी और ईवा को बार में आते देख लिया था। ईवा को सबके सामने बिना कपड़ों के नाचते देखकर वो दुखी होती है। वो जल्दी जल्दी ईवा के पास जाकर इस पे एक जाल फेंकती है और इसी वक्त कुछ लोग बार में आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में वो लोग आपस में बोतल फेंककर आपस में लड़ने लगते हैं, जिनमें से एक बोतल सैंडी के सर पर आकर लगती है। चोट के बाद सैंडी नॉर्मल हो गई थी और वो फिर से न्यूट्रस ग्रुप में चली गई थी। अगले दिन सैंडी के घर में हैरी और जीन के अपने फैमिली डॉक्टर बुलाया होता है ताकि वो सैंडी और ईवा का इलाज कर सके। डॉक्टर सैंडी को चेक करने के बाद जीन को बताता है कि सैंडी बिल्कुल ठीक है। ईवा से बात करने के बाद वो इसे दबा देने का फैसला करता है, तो जैसे ही वो इसे दबा देने लगता है, इसी वक्त ईवा के सर पर छत का टुकड़ा गिरता है और वो भी नॉर्मल हो जाती है। कुछ देर बाद जीन और इसकी पूरी फैमिली एक सभा में आते हैं और ये सभा इस न्यूट्रस ग्रुप की थी और वो इसमें सुकून महसूस करने लगती हैं। और इसमें बहुत सारे लोग थे जो पहले परमैक्स ग्रुप में थे, लेकिन इन्होंने अपने ऊपर काबू पा रखा था और आज वो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। आज इस हवा में ईवा भी अपनी मर्जी से आती थी, जिसकी वजह से जीन बहुत खुश थी। ईवा इस सभा में मौजूद तमाम लोगों को कहती है कि आज के बाद मैं सिर्फ मन की शांति पाने की कोशिश करूंगी। इसकी ये बात सुनकर सभी लोग खुश होते हैं। इसके बाद ईवा के फैन भी वहां पहुंच जाते हैं। ईवा का बदला हुआ रूप और इसकी ये सब बातें सुनकर वो बहुत हैरान थे। जल्दी जल्दी रे तक पहुंच जाते हैं और रे अपने साथियों के साथ इस सभा में पहुंच जाते हैं। सभा में आते ही वो न्यूट्रस ग्रुप के लोगों के साथ छेड़छाड़ करता है। इससे इसके जिस्म की भूख जाग जाती है। देखते ही देखते रे ने पूरी सभा का माहौल बिगाड़ दिया था और आखिर में सभी लोग ईवा की तरफ बढ़ने लगते हैं ताकि वो अपने जिस्म की भूख मिटा सके। आखिर में हैरी अपनी फैमिली को लेकर बाहर निकलता है ताकि वो इसे बचा सके और इसी दौरान सैंडी के सर पर फिर से चोट लगती है। चोट की वजह से सैंडी फिर से बदल गई थी, जिसके बाद हैरी इसे वहीं छोड़कर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद जीन अपनी फैमिली के साथ स्टोर तक पहुंच गई थी, जहां न्यूट्रस ग्रुप के लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी स्टोर में आकर इनसे कहती है, मैंने तुम सभी को इसलिए यहाँ बुलाया है कि आज परमैक्स ग्रुप के लोगों ने हमारी सभा ख़राब कर दी थी और वह पूरे कस्बे में गंद मचाने की कोशिश करेंगे और हमें इनका मुकाबला करना ही होगा। जिनकी बात सही थी, परमैक्स ग्रुप के लोगों ने पूरे कस्बे में हलचल मचा दी थी। इधर ईवा के फैन इसे आकर कहते हैं कि तुम्हें हमारे ग्रुप में वापस लौट आना चाहिए, मगर ईवा इनसे कहती है कि वो यहाँ से चले जाएं और वो लोग स्टोर में आकर गुस्से से तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। और इसी दौरान ईवा के सर पर चोट लगती है। इस चोट ने ईवा को फिर से बदल दिया था और वो फिर से नाचना शुरू कर देती है। ईवा को बदला देख जीन और हैरी बहुत दुखी थे। बात तो ये थी कि हैरी और जीन को छोड़कर पूरा कस्बा परमैक्स में बदल गया था। आखिर में हैरी के सर पर भी चोट लगती है और जीन को रे बदल देता है। वो पूरे कस्बे में एक ही ग्रुप के लोग थे और वो परमैक्स था। कहानी के आखिर में रे कहता है कि वो एक बार सभी को परमैक्स में बदलना चाहता था। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो सभी को ठीक भी कर देता है,
यहीं पर हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है।